नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज हम प्रश्नावली 6.2 में प्रयोग होने वाले प्रमेय 6.1 जो कि दिया हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इस प्रमेय के बारे में इसका प्रूफिंग देखेंगे, उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि इस प्रमेय को हम कैसे पहले यूज करेंगे। उसको पहले देख लेते हैं डायरेक्ट कि होता क्या है, फिर इसका मैं आपको उपपत्ति कराऊंगा, मतलब कि प्रूफ कराऊंगा कि ये कैसे है। तो जैसा कि ये त्रिभुज से संबंधित प्रमेय है। अब प्रमेय में क्या कहा जा रहा है कि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर, मतलब कि अगर हम इस भुजा को लेते हैं तो इस भुजा के समांतर हम एक रेखा खींचेंगे, या इस भुजा को लेते हैं तो इसके समांतर ऐसे हम रेखा खींचेंगे, या अगर इस भुजा को लेते हैं तो इसके समांतर ऐसे रेखा खींचेंगे। तो पहले मैं इसको एक नाम दे देता हूँ कि जो है ए बी सी। तो हमने किया क्या कि इस भुजा के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं जो कहीं से भी होते जा रही है, मध्य बिंदु से इससे उसे मतलब नहीं है। तो मान लेते हैं कि वो रेखा इस तरीके से जाएगी और उन पे इस तरीके से जाने पर जो यहाँ पर इसको मध्य बिंदु प्राप्त होगा, रेखा का मध्य बिंदु नहीं, मतलब जो रेखा का जो नाम प्राप्त होगा वह यह रेखा इस त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं का एक निश्चित अनुपात, मतलब कि बराबर अनुपात में बांटेगी। मतलब कि इस साइड का जो अनुपात रहेगा AD बटे DB ये बराबर होगा AE बटे AC के। यही इस प्रमेय में कहा गया है कि दो भुजाओं को मध्य भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। जैसा कि हमने रेखा खींच दिया है तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी, मतलब कि जिस अनुपात में वो इस भुजा को काटेगा उसी अनुपात में वो इस भुजा को काटेगा। ठीक है, इसको हम अभी प्रूफ करेंगे। अब इसके साथ साथ इस प्रमेय को और नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये पेपर में प्रूफ करने के लिए भी आता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रमेय है। ठीक है, इस प्रमेय को आप बहुत ही महत्वपूर्ण समझिए, प्रश्नावली के संबंध से भी और उसके साथ साथ परीक्षा की दृष्टि से भी। तो इसको हम और नामों से भी जानते हैं, जिसमें कि इसका पहला नाम जो है उसको हम कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ठीक है, पहला नाम तो ये हो गया क्योंकि ये आधारभूत, आधार से संबंधित है और समानुपात में बांट रही है, तो इसलिए इसको हम आधारभूत समानुपाती प्रमेयिका कहेंगे। और इसी को इंग्लिश में हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी और प्रमेय का थ्योरम, जिसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो DPT, तो BPT प्रमेय भी इसको कहा जाता है। और क्योंकि ये त्रिभुज जिसका आविष्कार, मतलब इसको खोज जो है वो थेल्स नामक वैज्ञानिक ने किया था, तो इसी कारण इसको थेल्स का प्रमेय भी कहते हैं, या थेल्स प्रमेय। तो इन चारों नामों को आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में ये ना देखे कि प्रमेय 6.1 बताइए, वो दे सकता है कि इन चारों में से कोई एक प्रमेय को उत्पत्ति करके बताइए। तो इसको आप नाम में ध्यान रखिएगा। और अब हम जो है इसका प्रूफिंग करेंगे। प्रूफिंग आपको बिल्कुल कैसे एकदम लिखना है बिल्कुल वैसे करेंगे, इसलिए थोड़ा वीडियो बड़ी भी हो सकती है। तो अब इसका उत्पत्ति पे आते हैं। तो प्रमेय सिद्ध करने के लिए जो पहले हेडिंग रहता है दिया है, फिर क्या सिद्ध करना है, फिर रचना, फिर उत्पत्ति, उस हिसाब से हम इसको हल करेंगे। तो पहले जो क्वेश्चन में दिया गया उसको लिख लेते हैं कि दिया है
कि इसमें त्रिभुज के बारे में है, तो हम एक पहले त्रिभुज बना लेते हैं। तो इसमें क्या है कि पहले यदि किसी त्रिभुज, तो इसमें दिया हुआ है चित्रानुसार त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या कहा गया इसमें कि एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा ए बी खींची जाए। तो त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी, भुजा बी सी के समांतर, भुजा बी सी के समांतर एक रेखा हमने क्या खींचा, डी ई है, जो भुजा ए बी तथा ए सी को क्रमशः बिंदु डी तथा ई पर प्रतिच्छेद करती है, या लिख सकते हैं कि काटती है। तो ये प्रमेय में दिया हुई बात है जिसमें हमने ए बी सी नाम लिख दिया है। तो इसको हम बना लेते हैं कि एक रेखा है डी ई जो कि बी सी के समांतर है। ठीक है, एक रेखा है डी ई जो रेखा ए बी को बिंदु डी पे और रेखा ए सी को बिंदु ई पे काटती है। इतना हो गया। तो ये बात तो दिया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है उसको लिख लेते हैं कि सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि ये जो रेखा है अन्य दोनों भुजाओं को एक निश्चित अनुपात में बांटती है। तो इसलिए ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी, ये बात हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए हमको इसमें कुछ रचना करना पड़ेगा और उसके साथ साथ कुछ और जो त्रिभुज से रिलेटेड प्रमेय होते हैं वो हमको इसमें लिखना पड़ेगा, यूज करेंगे तभी ये सिद्ध हो पाएगा। तो उसको करते हैं। तो जैसा कि हमें इसमें करना क्या है कि ए डी अपॉन डी बी, मतलब कि ए डी और डी बी इससे संबंधित दो त्रिभुज लेना है, फिर उसका अनुपात निकालना है। तो इसके लिए हम जो रचना करेंगे कि हम जो है बिंदु डी से ए डी पर एक लंब खींच देंगे, बिंदु डी से ए डी पर एक लंब खींच देंगे और बिंदु डी और ई को मिला देंगे, बिंदु डी और ई को मिला देंगे। तो हमने जो रचना किया उसको लिख लेते हैं कि इसको नाम दे देते हैं कि ये पॉइंट जो है बिंदु एन है। ये रचना क्या किया हमने कि ई एन, ये लंब का सिंबल ए बी खींचा तथा बी ई को मिलाया। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आपने एक लंब क्यों खींचा और एक जो है केवल रेखा साधारण क्यों मिला दिया ऐसे, क्योंकि हमें दोनों का अनुपात निकालना है। तो या तो हम दोनों ही लंब खींच दिए होते या तो फिर दोनों ही ऐसे ही मिला दिए होते। तो इसके लिए आपको अब जो पहली प्रॉपर्टी जो इसमें इस्तेमाल होगी वो जानना है कि
कि कोई त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्योंकि इस चैप्टर में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल यूज करेंगे तो हमें जानना ज़रूरी है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे लंबवत ऊंचाई। ये होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। अब त्रिभुज हमारा चाहे किसी भी प्रकार का, उसका जो एक साधारण जो एक व्यापक सूत्र होता है वो इस तरीके का होता है। तो अगर त्रिभुज हमारा इस तरीके का भी हो सकता है, तो इस तरीके के त्रिभुज में अगर हम इसको देखेंगे तो लंबवत ऊंचाई हमारा इस तरीके से, लंबवत ऊंचाई 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ डाल के हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ये निकल जाएगा। अगर इसको हम नाम दे देते हैं ABC, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार है BC और लंबवत ऊंचाई हो जाएगी AD। तो यहाँ से तो इसका क्षेत्रफल निकालना आसान हो गया। लेकिन अगर त्रिभुज हमारा कुछ इस तरीके से विषमबाहु हो गया, इस तरीके से, तो इसका हम लंबवत ऊंचाई नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ये खुद ही तिरछा है। इसका लंबवत ऊंचाई कुछ इस तरीके से आएगा। तो इसको करने के लिए हमको इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाना होगा। तो इस कंडीशन में इस त्रिभुज का आधार यही रहेगा BC और ये हो जाएगा D। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार BC और लंबवत ऊंचाई हो जाएगी AD। ठीक है, मतलब त्रिभुज दोनों तरीके से बन सकता है। दूसरा वाला त्रिभुज इस तरीके का कुछ है, ऐसे। तो इसमें लंबवत ऊंचाई यहाँ पे आएगी। तो इसीलिए हमने इसको इस तरीके से लिया है। ठीक है, तो ये तो हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल और इसी का हम यूज करेंगे। ये हमने रचना कर दी है। तो अब हम आते हैं उपपत्ति पे। तो उपपत्ति में सिद्ध करने के लिए, जैसा कि हम बायां पक्ष में देख रहे हैं कि AD और BD आया है, तो इसके लिए हमको AD से संबंधित त्रिभुज लेना होगा। तो चित्र में हम देख रहे हैं कि AD से संबंधित त्रिभुज हो जाएगा AD, जो कि आगे जाके बिंदु E में आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल जो कि हम सूत्र बताया मैंने आपको कि 1/2 गुणे आधार इंटू लंबवत ऊंचाई। तो जैसा कि कक्षा 9 में हम जानते हैं कि जब हम किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं कि एरिया को AR और ब्रैकेट में ADE। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 आधार, तो आधार हमारा AD हो जाएगा, और लंबवत ऊंचाई, जैसा कि ये इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो लंबवत ऊंचाई हो जाएगा EN। ठीक है, तो ये हो गया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। इसको हम मान लेते हैं कि ये है समीकरण 1। अब क्योंकि बटे में DE है, दोनों का अनुपात लेना है, तो DE से संबंधित त्रिभुज देखेंगे तो बिंदु B का E से और बिंदु D का E से मिलान हो रहा है, तो त्रिभुज BDE में। ठीक है, तो पुनः त्रिभुज BDE में, तो इसी तरीके से इसमें भी क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एरिया BDE बराबर हो जाएगा 1/2 आधार, तो आधार तो हमारा यही रहेगा DB, लेकिन ऊंचाई, जैसा कि हमने ये जो EN लंब खींचा है, EN लंब खींचा है AB पे, ये पूरी रेखा पे ये AB है। और अभी मैंने आपको बताया है कि जब जैसा कि लंबवत ऊंचाई इधर नहीं आ पाएगा तो इसको हम बाहर से लंबवत ले लेंगे। तो बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से ये जो त्रिभुज बन रहा है BDE, इसमें लंबवत ऊंचाई यहाँ पर आ रही है, तो इसलिए हम इसका आधार तो ये लेंगे,
लेकिन ऊंचाई लेंगे EN, तो BD इंटू EN। तो इसको मान लेते हैं कि ये हो गया समीकरण 2। तो अब हमें दोनों का अनुपात लेना है, तो इसलिए समीकरण 1 व 2 का अनुपात करने पर, तो समीकरण 1 और 2 का अनुपात करेंगे तो इसके बाएं पक्ष में जैसा कि दिया हुआ है एरिया ऑफ ADE बटे में हो जाएगा समीकरण 2 का एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर में दाहिने पक्ष का 1/2 गुणे AD गुणे EN और नीचे समीकरण 2 का 1/2 गुणे DB इंटू EN। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि अंश का 1/2 हर के 1/2 से कट जाएगा और EN से कट जाएगा। तो यहाँ से जो हमें प्राप्त होगा वो हो जाएगा एरिया ADE बटे में एरिया BDE बराबर हो जाएगा AD बटे DB। ठीक है, ये संबंध हमें मिल गया त्रिभुज के क्षेत्रफल और इनके भुजाओं के अनुपात में। इसको हम मान लेते हैं कि ये है समीकरण 3। तो जैसा कि हमने दोस्तों इस साइड की भुजा का अनुपात निकाला है, वैसे ही हमको इस साइड की भुजा का अनुपात AE और EC का निकालना है। लेकिन जो दोबारा हम निकालेंगे वो बिल्कुल निकलेगा तो इसी तरीके से, लेकिन हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये पुनः इसी प्रकार लिख के हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये कैसे निकलेगा ये मैं आपको रफली करके दिखा देता हूँ, फिर डायरेक्ट यहाँ पर हम इसको लिखेंगे। तो जैसा कि इस साइड में हम देख रहे हैं कि AE/EC का हमें अनुपात निकालना है, तो AE से संबंधित हमें एक क्षेत्रफल त्रिभुज लेना होगा, जिसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हमें इस भुजा पे इस आधार अगर इसको हम AE लेंगे तो इसके साथ हमें एक लंबवत ऊंचाई चाहिए। तो मतलब हमें रचना करके एक और लंब इस पर डालना पड़ेगा। उसके साथ EC, तो EC से संबंधित भी एक क्षेत्रफल हमें लेना होगा। तो अगर हम EC से संबंधित B का क्षेत्रफल बनाएंगे ECB को, तो ये वाली रेखा BE पहले ही इस्तेमाल की जा चुकी है, तो हम इसको प्रूफ करना है हमको, तो हम इसको नहीं लेंगे। तो इसके लिए भी हमको एक और इसमें रचना करना पड़ेगा। तो रचना वो हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्या कि बिंदु D से AE पे लंब डाल देंगे और बिंदु D को C से मिला देंगे। ठीक है, तो जो हमने रचना किया है उसको लिख लेंगे कि दोनों रचना एक साथ ही लिखेंगे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए दोबारा लिखा है कि DM, आप एक ही पेन से लिखिएगा, DM लंब AE खींचा तथा DE DC को मिलाया। तो इसको चित्र में मिलाकर पहले दिखा देते हैं, फिर इसको प्रूफ करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने जो ये नीला पेन से निकाला है, तो D से M तक ये लंब हो गया और उसके बाद बिंदु D से C को मिला दिया। तो अब हम इन दोनों का क्षेत्रफल निकालते हैं। जैसा कि ऊपर दिया है AE फिर EC, तो AE से निर्मित क्षेत्रफल तो हमारा ADE हो जाएगा। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल जो कि हो जाएगा 1/2 आधार AE और ऊंचाई हो जाएगा DM। ठीक है, अब दूसरा क्योंकि मैं बटे में इसको लेना है EC, तो EC से संबंधित त्रिभुज है BEC हम लेंगे। ठीक है, जिसमें हमारा EC भुजा आएगा, तो उसके लिए हम जो त्रिभुज लेंगे जिसमें हमारा EC आएगा, त्रिभुज ये वाला नीचे वाला
ई सी। तो इसको करते हैं। तो त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल डी ई सी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे आधार इसका ए हो जाएगा ई सी, और संगत लंबवत ऊंचाई हो जाएगा डी एम। और फिर हमें दोनों का अनुपात निकालना है, तो हम दोनों का अनुपात करके निकाल देते हैं यहीं पे। तो इसके बटे ये बराबर इसके बटे ये, तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा। और क्योंकि आधार ए ई गुणे डी एम है ये, ठीक है, संगत ऊंचाई इसकी डी एम है, तो डी एम से डी एम कट गया, तो आ गया ए ई बटे ई सी, जो कि इसमें दिया हुआ है ए ई बटे ई सी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एरिया ए डी ई बटे में एरिया डी ई सी बराबर हो जाएगा ए ई बटे ई सी। ये मैंने आपको करके दिखा दिया, लेकिन आपको डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं आगे। तो हम लिखेंगे कि इसी प्रकार त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज डी ई सी का अनुपात डी ई सी के क्षेत्रफल का अनुपात। तो यहाँ से हो जाएगा एरिया ए डी ई बटे एरिया डी ई सी बराबर, जैसा कि हमने निकाला हुआ है, ई ई बटे ई सी, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं कि यह समीकरण 4। तो अब जैसा कि हमें प्रूफ में तो दिखाना है कि ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे ई सी। तो इसका हम इस पक्ष को बराबर दिखाने के लिए हमारा बायां पक्ष बराबर होना चाहिए। तो बाएं पक्ष में देख रहे हैं कि हमारा अंश में तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ रहा है ए डी ई तो बराबर है, लेकिन जो हर का जो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है बी डी ई और यहाँ पर दिया हुआ है त्रिभुज डी ई सी। चित्र में अगर देख के समझे तो एक त्रिभुज दिया हुआ है बी डी ई, ये काली लाइन से जो बना हुआ जा रहा है, और दूसरा जो दिया हुआ है त्रिभुज डी ई सी, तो डी ई सी ये नीली वाली लाइन से बना हुआ त्रिभुज। तो अगर हम किसी तरीके से इन दोनों त्रिभुज को बराबर कर दें, चित्र में आप देख सकते हैं कि ये जो त्रिभुज बन रहा है, इस वाले त्रिभुज के एरिया को हमें इस वाले त्रिभुज के एरिया के बराबर करना है, जो ऐसे बन रहा है, ये ऐसे क्रॉस में और ये ऐसे क्रॉस में। तो इसको बराबर करने के लिए एक प्रमेय होता है, उसी प्रमेय की सहायता से हम इसको बराबर करेंगे। उस प्रमेय को हम लिख लेते हैं कि अगर कोई दो रेखाएं अगर समांतर होती हैं, ये एक थ्योरम होता है कि अगर कोई दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो उनमें एक ही आधार से जो दो त्रिभुज बनेंगे उनका एरिया एक दूसरे के बराबर होगा, ठीक है। तो ये एक त्रिभुज बनेगा और एक त्रिभुज ये बनेगा, तो इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। इसी को अगर हम आगे बढ़ा देंगे तो ये हमारा त्रिभुज बन जाएगा। तो वही सेम चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ डी ई समांतर है बी सी के, और इनके बीच जो क्षेत्रफल बन रहा है, एक बन रहा है डी बी सी और एक बन रहा है बी ई सी। तो इन दोनों क्षेत्रफल इनका जो है बराबर रहेगा, ठीक है। तो इसका हम प्रमेय लिख के इसको बराबर कर देंगे। तो जैसा कि प्रमेय जो होता है कि क्योंकि एक ही आधार डी ई तथा दो समांतर रेखाएं बी सी तथा डी ई के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो हम देख सकते हैं चित्र में कि एक ही आधार डी ई और ये दोनों समांतर रेखाएं हैं डी ई और बी सी, तो इनके बीच जो ये दो त्रिभुज बन रहे हैं, इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो इसको लिख के हम लिख देंगे, अतः जो हमारा त्रिभुज बनेगा
त्रिभुज का एरिया BDE बराबर होगा एरिया DEC के। इसको मान लेते हैं कि यह है समीकरण 5, और समीकरण 5 के इस मान को जो हमने समीकरण 4 माना हुआ है इसमें DEC की जगह रख देंगे तो ये इसका दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। तो अब समीकरण 5 के मान को समीकरण 4 में रखने पर, तो जैसा कि हमारा समीकरण 4 दिया हुआ है एरिया ADE बटे एरिया DEC, एरिया ADE बटे एरिया DEC बराबर EE बटे EC। तो यहाँ पर DEC की जगह हम BDE रख देंगे तो ये हो जाएगा एरिया ADE बटे यहाँ DEC की जगह BDE रख देंगे तो एरिया BDE बराबर हो जाएगा EE बटे EC। इसको मान लेते हैं कि यह समीकरण 6। तो समीकरण 6 और समीकरण 3 देखें तो समीकरण 6 और ये समीकरण 3 में ADE बटे में BDE, ADE बटे में BDE हो गया। तो जब इसका बायां पक्ष बराबर हो गया तो दाहिना पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि अतः या इस प्रकार समीकरण 3 व 6 से समीकरण 3 का जैसा कि दाहिना पक्ष दिया है AD बटे BD, AD बटे DB बराबर हो जाएगा समीकरण 6 के AE बटे EC के, जो कि हमको सिद्ध करना था। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। लास्ट में हम इसको लिखेंगे इति सिद्धम या इट्स प्रूव्ड। ठीक है, तो आपको पूरा मैंने समझा दिया है। अब इसको एक बार वीडियो फिर से करके देख सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि हमको क्या सिद्ध करना था। क्योंकि पन्ना ये यहाँ पे है, कॉपी में करेंगे तो आपको और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है वही आया है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये प्रूफ भी हो जाता है। आशा करता हूँ कि बताया गया प्रूफ आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग।